प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जो पिछले वीडियो में जिन चीज़ों पर विशद चर्चा हुई थी उस पर आधारित आज प्रश्नोत्तर और जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है उन पर प्रकाश डाला जा रहा है। ये प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प होगा और उसमें 3 विकल्प गलत होंगे और 1 विकल्प सही होगा। लेकिन यहाँ चारों विकल्प लिख करके आपको नहीं, यहाँ पर एक लाइन का प्रश्न होगा और उसी के सामने उसका उत्तर आपको समझाते हुए लिख दिया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न आपका है, संस्कृत काल का समय है। संस्कृत काल का समय है यानी संस्कृत भाषा का काल क्या है, कितने समय तक मानी जाती है, इस पर आपको समझाया गया है। संस्कृत भाषा का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ये पहला प्रश्न हुआ। तो संस्कृत काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न बनता है, संस्कृत काल में संस्कृत कितने रूपों में थी। तो यहां पर दूसरा प्रश्न है, संस्कृत जो अपने समय में थी वो कितने रूपों में थी। तो यहां पर इसका उत्तर हो जाएगा 2 रूपों में थी। 2 रूपों में। पहले वैदिक संस्कृत, और दूसरी लौकिक संस्कृत। तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ, संस्कृत काल में संस्कृत 2 रूप में थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक संस्कृत में किन ग्रंथों की रचना हुई। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं। वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं। संस्कृत वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है संस्कृत का शिष्ट और मानक रूप जिसमें वेद रचे गए थे। वेद रचे गए, जिसमें वेद रचे गए। तो वैदिक संस्कृत किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा का वो शिष्ट और मानक रूप जिसमें वेदों की रचनाएं हुई थी उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। अब प्रश्न हमारा बनता है चौथा, लौकिक संस्कृत किसे कहते हैं। लौकिक संस्कृत किसे कहते हैं।
लौकिक संस्कृत किसे कहते हैं? तो लौकिक संस्कृत कहते हैं वेदों के अतिरिक्त जो ग्रंथ रचे गए उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। जैसे वेदों के अतिरिक्त जो ग्रंथ रचे गए उनको लौकिक संस्कृत कहा गया। जैसे वाल्मीकि द्वारा रामायण रची गई, वेद व्यास द्वारा महाभारत रची गई, कालिदास द्वारा आभिन ज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम, श्री हर्ष द्वारा नैषध चरितम और भास द्वारा 13 नाटक रचे गए। तो ये जितने भी सांसारिक ग्रंथ रचे गए उसको लौकिक संस्कृत के रूप में देखा गया। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है कि संस्कृत काल अपने अंतिम समय में कितनी बोलियों में विभक्त हुआ? कितनी क्षेत्रीय बोलियों में विभक्त हुआ? बटा। तो इसमें उत्तर होगा 3 बोलियों में। 3 बोलियों में। तो वो बोली है पश्चिमोत्तरी, क्षेत्रीय बोली, मध्यदेशी और पूर्वी। तो संस्कृत काल अपने अंतिम समय में अर्थात 500 ईसा पूर्व के थोड़ा बाद 3 क्षेत्रीय बोलियों में संस्कृत भाषा बदल गई। पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है 6वां। 500 ईसा पूर्व से सन 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से सन 1 ईस्वी कौन सा काल माना जाता है? काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? इसका उत्तर है पाली भाषा काल माना जाता है। पाल भाषा काल माना जाता है। अगला प्रश्न है पाली भाषा, 7वां प्रश्न, पाली भाषा में कौन साहित्य रचा गया? पाली भाषा में कौन सा साहित्य रचा गया? तो इसका उत्तर होगा
पाली भाषा में बौद्ध साहित्य रचा गया। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य रचा गया। अगला प्रश्न हमारा बनता है, पाली भाषा के पाली के अंतिम चरण में, पाली के अंतिम चरण में कितने क्षेत्रीय रूप विकसित हुए? कितने क्षेत्रीय रूप विकसित हुए? कितने क्षेत्रीय रूप विकसित हुए? तो पाली भाषा के अंतिम चरण में 3 क्षेत्रीय रूप विकसित हुए, जो संस्कृत भाषा के संस्कृत काल के अंतिम समय में 3 विकसित हुए थे। तो अब जितने 4 विकसित हो गए। संस्कृत भाषा के अंतिम चरण में, संस्कृत भाषा के अंतिम चरण में 3 क्षेत्रीय रूप विकसित हुए थे, वो पाल के अंतिम चरण में 3 की जगह 4 रूप विकसित हुए। 4 रूप विकसित हुए। अब 4 रूपों में पहला कौन सा है? पश्चिमोत्तरी। दूसरा मध्य देशीय। तीसरा पूर्वी और चौथा दक्षिणी। ये भाषा के पाली भाषा के 4 क्षेत्रीय रूप विकसित हुए। अर्थात वो संस्कृत अपने अंतिम काल में पाली रूप में बदल गई और उसमें बौद्ध साहित्य रचा गया। उसके बाद में उसके 3 रूप हुए। फिर अब इधर पाली भाषा के अंतिम चरण में 4 रूपों में विकसित हो गई। अगला प्रश्न बनता है 9वां प्रश्न, प्राकृत काल का समय बताइए। तो प्राकृत काल का समय जैसे प्रश्न आएगा तो 4 विकल्प होंगे। आप यहाँ 4 विकल्प न लिख करके समय को देखते हुए उसका उत्तर ही लिखा जा रहा है। उत्तर आप लोग देखेंगे। पाली भाषा काल है सन 1 से 500 ईस्वी तक। प्राकृत का समय है सन 1 से सन 500 ईस्वी तक। 9 प्राकृत काल में कौन सा साहित्य रचा गया? प्राकृत काल में कौन सा साहित्य रचा गया? कौन सा साहित्य रचा गया? तो प्राकृत भाषा काल में आप लोग जानते हैं कौन सा साहित्य रचा गया। इस पर विशद चर्चा हो चुकी है। जैन साहित्य रचा गया। जैन साहित्य रचा गया। अब अगला प्रश्न हमारा बनता है, जब जैन साहित्य रचा गया तो प्राकृत भाषा के अंतिम समय में कितनी क्षेत्रीय बोलियों में प्राकृत बदल गई? अब 11वां प्रश्न है। तो जैन साहित्य रचा गया और प्राकृत भाषा काल के अंतिम छोर पर यह प्राकृत भाषा कितनी क्षेत्रीय बोलियों में बदल गई? प्राकृत अपने
अंतिम काल में कितनी क्षेत्रीय बोलियों में बदल गई? बदल गई। तो आपका उत्तर है, कई विकल्प न दे करके इसका उत्तर ही लिखा दिया जा रहा है सामने डैश करके। 6 क्षेत्रीय बोलियों में विभक्त हो गई। 6 क्षेत्रीय बोलियों में। अब वो 6 क्षेत्रीय बोलियां यहां पर हम लिखे भी दे रहे हैं। पहली बोली है सौरसेनी। सौरसेनी ये प्राकृत के अंतिम चरण में 6 बोलियां विकसित हो गई, क्षेत्रीय बोलियां, जिनको अपभ्रंश भी कहा गया है। पहली सौरसेनी है, दूसरी है पैसाची, तीसरी है ब्राचड़, चौथी है, तीसरी ब्राचड़ है और चौथी है महाराष्ट्री। फिर पांचवी है मागधी और छठवीं है अर्धमागधी। तो यहां पर जो 6 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई प्राकृत से, तो यही ये जो 6 क्षेत्रीय बोलियां हैं इनको अपभ्रंश कहा गया है। अपभ्रंश, इनको अपभ्रंश कहा गया है। तो प्राकृत काल के अंत में जो क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई उन्हें अपभ्रंश कहा गया। अब इन अपभ्रंशों से हमारी आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है और हमारी उपभाषाओं का जन्म हुआ है। ये विशद चर्चा आप लोगों को बताई गई है। प्रश्न 12 में देखिए, जो सौरसेनी हमारा पहला प्राकृत से उत्पन्न हुआ पहला अपभ्रंश है, जिसको प्राकृत काल की क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। 6 बोलियां विकसित हुई थी, उनको 6 अपभ्रंश कहा जाता है। तो सौरसेनी पहला अपभ्रंश है। उससे कौन सी आर्य भाषाओं और उपभाषाओं का जन्म हुआ? तो सौरसेनी अपभ्रंश से 4 उपभाषाओं का या आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। वो 4 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पश्चिमी हिंदी, दूसरा राजस्थानी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी गुजराती और चौथी है पहाड़ी। अब यहां पर पूरे लिख दिए गए, जबकि प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से जन्म लेती है। यहां प्रश्न बन सकता है कि ये गुजराती किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, या फिर उस विकसित आर्य भाषा का नाम बताइए जिसका पहाड़ी है, वो कौन से अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। तो इन पर आधारित ये प्रश्न हो सकते हैं, यहां पर पूरे लिख दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है पैसाची। पैसाची अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से
कौन सी आर्य और आर्य भाषा एवं उपभाषा का जन्म हुआ? तो पैशाची अपभ्रंश से कौन सी आर्य भाषा का जन्म हुआ है? इसमें 2 आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से 2 आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है, और वो है लहंदा पंजाबी। अगला हमारा प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, सिंधी आर्य भाषा कौन से अपभ्रंश से जन्म लेती है? कौन से अपभ्रंश से जन्म लेती है? कौन से अपभ्रंश से जन्म लेती है? तो ये ब्राचड़ से जन्म लेती है। ये ब्राचड़ अपभ्रंश से जन्म लेती है। इसी प्रकार अगला है महाराष्ट्री। अब कहा जाए प्रश्न हमारा 15वां है, मराठी किस अपभ्रंश से जन्म लेती है? किस अपभ्रंश से जन्म लेती है? तो इसमें हो जाएगा वो महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का जन्म होता है। अगला है 16 प्रश्न। 16वां प्रश्न आपका है। 16वें प्रश्न में उड़िया, असमिया, बंगला, उड़िया, असमिया, बंगला, बिहारी आर्य भाषाएं किस अपभ्रंश से जन्मती? अपभ्रंश से जन्मती हैं। तो ये बिहारी, बंगला, असमिया, उड़िया ये सब मागधी अपभ्रंश से जन्म लेती है। मागधी से। अगला प्रश्न हमारा है 17वां, अर्धमागधी। मागधी से कौन सी आर्य भाषा जन्मी? तो अर्धमागधी से कौन सी आर्य भाषा जन्मी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो प्राकृत से 6 अपभ्रंश निकले, उन अपभ्रंशों से कौन कौन सी आर्य भाषाएं और उपभाषाओं का जन्म हुआ, इस पर एक प्रश्नोत्तरी का वीडियो आपके सामने लाया गया है। अब अगले दिन के वीडियो में एक प्रश्नोत्तरी आपके सामने एक एक लाइन के प्रश्नों की होगी, जो 5 उपभाषाएं और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी का अभ्यास अगले दिन कराया जाएगा। हमारे बच्चे जो भी पढ़ाया जा रहा है, वीडियो तैयार किया जा रहा है, उसका गहन अध्ययन करें। अच्छे विचार, अच्छे कार्य, मेहनत और ईमानदारी से कार्य करेंगे तो अपने अंतिम लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। हमारा आप लोगों से यही कहना है
कि जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, शानंद रहें, सुखी रहें, विद्या सफल हो और निरोग रहें और धरती के सभी सुखों के भागीदार हों। भगवान बहुत बहुत कल्याण करें।